हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी के हिस्ट्री सेक्शन पे। आप क्लास 6 की एनसीईआरटी हमारे अतीत और चैप्टर 11 था नए साम्राज्य और राज्य। तो आप देखेंगे इसके हम पहले पार्ट को कंप्लीट कर चुके थे। हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि हम अगर बात करें कि हम एनसीईआरटी क्यों पढ़ना चाहते हैं, हम हिस्ट्री की एनसीईआरटी क्यों पढ़ना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं इन्हें कि क्यों पढ़ना चाहते हैं, आपकी क्या आवश्यकता है। तो आप देख सकते हैं ये एनसीईआरटी है हिस्ट्री की हमारे अतीत अवर पास्ट देखेंगे, क्लास 6 की है। यूपीएससी, सीएससी, यूपीपीसीएस, जीएस ऑप्शनल सब्जेक्ट है हिस्ट्री। और अगर आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री है, यूपीएससी, सीएससी आप देख रहे हैं एग्ज़ाम दे रहे हैं, पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, नेट दे रहे हैं, पीजीटी दे रहे हैं, वनडे एग्ज़ाम अगर दे रहे हैं तब भी आपको हिस्ट्री पूछी जाती है। आप देख सकते हैं हम बात कर रहे थे चैप्टर 11 में, आप देखेंगे 11th में, और नए साम्राज्य और राज। तो हम बात कर रहे थे इसमें हमने आपको चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त की कहानी सुनाई। कहानी में आपको बहुत सारे पीटी के क्वेश्चन मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही आप देखेंगे कि इस किताब को पढ़ने से आपको आर्ट एंड कल्चर, इंडियन सोसाइटी, ठीक है, और भाषा, लैंग्वेज और अदर देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ों को जो नए फॉर्मेशन की ओर है कि कैसे हमारे यहाँ समाज का निर्माण हुआ, कैसे साम्राज्य धीरे धीरे, कैसे गांव की व्यवस्था विकसित होती है और कैसे कैसे इनका विकास हुआ। तो हम बात कर रहे थे, आप देखेंगे। आप अगर आप सब फॉर्म एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी आप इस चैनल को देख सकते हैं, इस वीडियोज़ को देख सकते हैं। हम बात कर रहे थे तो इसमें देखें वंशावलियाँ। तो हम बात कर रहे थे वंशावलियाँ। तो वंशावलियों में आप देखते हैं जैसे आपका एक परिवार है कि आपके परिवार में क्या है, आपके दादा, ठीक, आपके परदादा, दादा, पापा, फिर धीरे धीरे यही वंशावली। तो इसी तरीके से आप देखेंगे अधिकांश जो किंगडम हुआ करते थे वो कहीं ना कहीं क्या है, वंशावलियों के रूप में होते थे। उनके दादा, परदादा, जिसे कह सकते हैं कैसे, पितामह, पितामह, पितामह यानी परदादा आप देख सकते हैं। तो हम समुद्रगुप्त की कहानी में बता रहे थे, आप देख सकते हैं किस तरीके से थे। तो ये गुप्त वंश की अब एक एग्जाम्पल दिया गया है। ये वंशावलियाँ आप देखेंगे हर, चाहे मुगल साम्राज्य हो, सल्तनत कालीन की जो व्यवस्था हो, चाहे उससे पहले एशियंट में जाएंगे, दक्षिण भारत की साम्राज्यों को आप देखेंगे जो नए नए राज्यों का विकास हुआ था या नए नए किंगडम हुए थे। तो हम बात कर रहे हैं, देखेंगे कि अधिकांश परिस्थितियाँ जो हैं, परिस्थितियाँ जिन्हें आप कहते हैं लिखी जाती थी, शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती हैं। अभिलेख, प्रशस्तियाँ आप देखेंगे तो इन्हें आप देखेंगे, यही प्रशस्ति क्या है भी समुद्रगुप्त के पितामह यानी परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती हैं। तो ये क्या है, जो अभिलेख हैं उनके अभिलेख में उनकी लिखे गए हैं। आप देखेंगे इनकी माँ कहेंगे, इनकी समुद्रगुप्त की कुमारी माँ, कुमारी देवी लिच्छवीगढ़ की थी। तो आप देखेंगे क्वेश्चन पूछा गया है किनके, कि इनकी माँ तो लिच्छवीगढ़ की किस गढ़ की हैं, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है पीटी में, इसे आप याद रखें। हम बात कर रहे थे। और पिता समुद्रगुप्त आप देखेंगे जो है वो पिता इनके चंद्रगुप्त थे, गुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्होंने क्या था, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। तो इसका मतलब है गुप्त वंश पहले क्या था, किसी के सहयोगी थे। आप देखेंगे किसी के अन्य किंगडम में क्या थे ये, कि पहले ये महाराज की उपाधि धारण करते थे, फिर इन्होंने क्या है धीरे धीरे इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। तो इसी तरीके से आप देखेंगे जैसे क्या है, मुगल काल में जैसे बहुत सारे लोग आए, सल्तनत काल में आप देखेंगे खलीफा की उपाधि से ही शासन चलता था, लेकिन धीरे धीरे फिर लोगों ने अपने नाम के सिक्के, अपने आप को उपाधियाँ देना शुरू किया। तो इस तरीके से तो आप देखेंगे जैसी बड़ी उपाधि धारण की, और समुद्रगुप्त ने भी ये उपाधि धारण की। कौन सी, महाराजा धीराज। तो चंद्रगुप्त पहले शासक थे जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, क्वेश्चन पीटी में पूछा जा चुका है। हम बात कर रहे हैं समुद्रगुप्त, तो इन्होंने भी उपाधि धारण की, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आप देखेंगे उनके दादा आप देखेंगे और परदादा का महाराजा के रूप में उल्लेख है। तो आप देखेंगे महाराज या महाराजा के रूप में इन्हें उल्लेख हुआ करता था, लेकिन महाराजा धीराज
जैसी उपाधि चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त से शुरू होती है। शुरुआत चंद्रगुप्त से हुई है। हम इसी के साथ आप देखेंगे इससे आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया, क्योंकि धीरे धीरे साम्राज्य का विस्तार हो रहा, क्योंकि गुप्त वंश अपने आप में क्या था, एक साम्राज्य के रूप में स्थापित होता है। आप देखेंगे इन उपाधियों को महत्व के हिसाब से आप अगर सजाना चाहो, राजा, महाराज, अधिराज, महाराज अधिराज है, महाराजा, तो ये सभी उपाधियां हैं। देखिए राजा है, फिर महाराज अधिराज के रूप में है, फिर महाराजा है, तो कई सारी उपाधियां हैं। तो समुद्रगुप्त के बारे में जानेंगे। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों हैं, जैसे उनके बेटे देखेंगे, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली पूर्वजों की सूची के रूप में जानकारी मिलती है। आप देखेंगे उनके बारे में हमें अभिलेखों से पता लगता है, सिक्कों से पता लगता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आप याद रखिए। उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शासक को परास्त किया। तो आप देखेंगे इन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो आप देखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय की बात हो रही है, तो चंद्रगुप्त प्रथम होते हैं, जिन्हें चंद्रगुप्त भी बोला जाता है। फिर समुद्रगुप्त आते हैं, समुद्रगुप्त के बाद उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली आगे बढ़ती है। तो ये कहीं ना कहीं एक वंशावली है। तो इनकी भी जानकारी आपको कहाँ मिलेगी, अभिलेखों से मिलती है, सिक्कों से मिलती है। उन्होंने भी सिक्के चलाए, अभिलेख खुदवाए हुए हैं। तो आप देखेंगे भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शासक को परास्त किया। बाद में ये विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा हुआ है। तो आप देखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कई सारे ऐसे विद्वान थे, आप देखेंगे। और कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट उनके दरबार में रहते थे। इनके विषय में जानकारी आपको हम जब अगले लास्ट चैप्टर पर चर्चा करेंगे तो यहाँ देखेंगे। हम बात कर रहे हैं हर्षवर्धन और तथा हर्षचरित। तो देख सकते हैं हर्षवर्धन है। हर्षवर्धन की जानकारी आपको देख सकते हैं गुप्त वंश के शासकों के बारे में आप जब देखेंगे तो अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, आप ये देखेंगे। उसी तरह आप ये भी देखेंगे कि कुछ अन्य शासकों के बारे में जो है उनकी जीवनी से पता चलता है। तो कुछ अन्य शासक हैं जिनके बारे में आपको उनकी जीवनी से पता चलेगा। ऐसे ही एक राजा थे हर्षवर्धन, तो गुप्त वंश के कहीं ना कहीं जुड़े हुए तो देख सकते हैं इन्हें, ठीक। आप देखेंगे जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। और आप देखेंगे इनके दरबारी कवि थे बाणभट्ट, इनके हर्षवर्धन के ने संस्कृत में जीवनी हर्षचरित लिखी इन्होंने, ठीक है। यही हर्षचरित जो इसकी बात हो रही है तो ये बाणभट्ट ने लिखी है हर्षवर्धन के उपलक्ष्य में। देख सकते हैं इनके दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उन्होंने राजा बनने तक का इनका वर्णन है। आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है। हम बात कर रहे हैं चीनी तीर्थयात्री स्वांगतांग, या देख सकते हैं जिनके बारे में इनके बारे में आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ था। आप इनको देख सकते हैं पिछले चैप्टर के वीडियो को। काफ़ी समय के लिए आप देखेंगे हर्ष के दरबार में ये रहे। कौन? हर्ष के दरबार में तसांग थे, और उन्होंने वहाँ कुछ देखा जिसका उन्होंने भी विस्तृत वर्णन दिया हुआ है। तो बाणभट्ट के साथ स्वांगतांग से भी हर्षवर्धन की जानकारी ले सकते हैं। हर्ष अपने पिता के बारे में देख सकते हैं, अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे। अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर वो थानेसर के राजा बनते हैं, ठीक है। थानेसर आप देख सकते हैं उनके बहनोई थे। कन्नौज देख सकते हैं, कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला, आप देखेंगे कहीं ना कहीं, तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया। यहाँ कई सारी कहानियाँ हैं। उनकी बहन थी, तो आप देख सकते हैं संदर्भ में जो पाल शासक थे उन्होंने क्या है इनके बहनों को मारते हैं। एक संघर्ष के तहत एक मतलब लड़ाई होती है इन लोगों के बीच में, और बंगाल पर इन्होंने फिर आक्रमण किया, आप देखेंगे साथ ही। और आप इस चित्र में अगर देखना चाहें तो आप देखें, तो देखना चाहेंगे इस सूची में हर्षवर्धन को देख सकते हैं। बंगाल नर्मदा तक गए होंगे तो आप देखेंगे नर्मदा आपको कहीं ना कहीं भ्रंश घाटी में बहती हुई जो है खंबात की खाड़ी में गिरती हुई दिखाई पड़ेगी। हम बात कर रहे हैं हर्षवर्धन नर्मदा तक गए। उन्होंने आज तक के किन राज्यों से गुजरे होंगे, आज के राज्यों के संदर्भ में चर्चा दी हुई है। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं थानेसर हरियाणा के संदर्भ में है। फिर उत्तर प्रदेश कन्नौज को देख सकते हैं, ठीक है। आप कन्नौज को देखना चाहेंगे तो कन्नौज के हिस्से को आप देखना चाहें तो लगभग इस हिस्से में आएगा कहीं ना कहीं।
तो नर्मदा तक गए, जो आज के किन किन राज्यों से गुजरे हुए होंगे आप इन्हें देख सकते हैं। हम बात कर रहे थे मगध तथा बंगाल को जीतकर उन्होंने क्या हुआ, पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगह से उन्हें नहीं मिली। तो आप ये भी देखेंगे मगध तथा बंगाल को जीतकर उन्होंने पूर्व में जितनी सफलताएं मिली थी उतनी सफलता उन्हें वहाँ नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार किया तो आप देखेंगे दक्कन की ओर बढ़ने की उन्होंने कोशिश की थी। तो चालुक्य नरेश थे पुलकेशन द्वितीय, आप देखेंगे जहाँ इन्हें क्या हुआ, ये युद्ध हार गए थे। कौन, हर्षवर्धन। देखेंगे पुलकेशन द्वितीय ने इनका अभियान दक्कन की ओर रोक दिया हुआ था। क्वेश्चन पीटी में पूछा जाएगा, याद रखना, पूछा भी गया हुआ है। तो और थानेसर, तो आप देखेंगे यहाँ से भी क्वेश्चन बन रहे हैं सीधे। हम बात करेंगे, अब देखो पल्लव, चालुक्य, पुलकेशन द्वितीय की प्रशस्तियाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस काल में आप देखेंगे पल्लव चालुक्य दक्षिण भारत में सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे, ये भी देख ही सकते हैं। ठीक है, पल्लव, चालुक्य और पुलकेशन द्वितीय, क्योंकि पुलकेशन द्वितीय चालुक्य वंशी थे, देख सकते हैं। इस पर अभी हमने क्या दिखा, चालुक्य नरेश, पुलकेशन द्वितीय। तो कहीं ना कहीं पल्लवों का राज्य क्या था, उनकी राजधानी, क्वेश्चन पूछा गया है पीटी में, ये देखना। आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था, आप ये भी देखेंगे। जब चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था, आप ये भी देखेंगे। चालुक्यों का राज्य था कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित हुआ था, आप इन्हें भी देखेंगे। तो आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था, पूछा गया हुआ क्वेश्चन, नहीं पूछा गया तो फिर पूछा जाएगा कि पल्लवों का कहाँ तक राज्य है, तो कावेरी नदी से डेल्टा, कावेरी नदी की डेल्टा तक फैला हुआ है, कांचीपुरम के आसपास क्षेत्रों से लेकर। तो कहीं ना कहीं आप इसे मैप में भी देख सकते हैं। जबकि चालुक्यों का राज कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों से, क्वेश्चन कभी भी पीटी में पूछा जा सकता है कि चालुक्यों का राज किन दो नदियों के बीच है, तो आप तुंगभद्रा और कृष्णा, और ये भी याद रखें कृष्णा कहाँ से निकलती है, तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है। तो इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। सब जो है चालुक्यों की राजधानी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ऐहोल थी, आप इसे देख सकते हैं। इनके प्रमुख इनका एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, आप अभी आपको मानचित्र में दिखाएंगे। तो धीरे धीरे धार्मिक केंद्र बन गया। देखिए व्यापारिक केंद्र था ये ऐहोल, और धार्मिक केंद्र भी था, दोनों चीज़ें। तो कहीं ना कहीं मंदिर भी होंगे, कुछ निर्माण हुए, आर्ट एंड कल्चर का भी कुछ स्ट्रक्चर लिखा हुआ, व्यापारिक है, ट्रेड हो रहा है, तो यहाँ कुछ सोसाइटी भी फॉर्मेशन हुई होगी, जो कहीं ना कहीं कई जगह से क्या है लोग आके बसे होंगे। जहाँ कई मंदिर थे, कहाँ, ऐहोल में। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे, क्वेश्चन आपसे कभी पूछा जाए तो बन सकता है आपसे ये। आप देखेंगे मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध शहर थे। तो अक्सर कर क्वेश्चन स्टेटमेंट में मिलेंगे कि जो प्राचीन भारत के जो राज्यों की राजधानियाँ थीं वो सबसे समृद्ध हुआ करती थीं, क्योंकि राजधानी थी। और उन्हीं राजधानियों को जो है हमेशा जब लोग युद्ध करते थे तो क्या था, उनको निशाना बनाते थे, क्योंकि वो समृद्ध थे, व्यापारिक केंद्र का भी रूप थे, बहुत सारे वहाँ मंदिर भी हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं समृद्ध शहर के रूप में जहाँ उन्हें लूटपाट का सामान मिलेगा। तो आप इस मानचित्र में आप देख सकते हैं ऐहोल। तो आप देखेंगे ऐहोल ये है चालुक्यों की राजधानी, इसे देख सकते हैं। पल्लव देख सकते हैं, कांचीपुरम देख सकते हैं, ये है, ठीक है। चोल देख सकते हैं, पांड देख सकते हैं, ठीक, कई सारी राजधानियां हैं। और आपको बताया था हमने कि ये क्या है, अगर इससे बात करेंगे तो ये दक्षिण भारत या देखेंगे जिसे किसने समुद्रगुप्त के अभियान के रूप में, ये 12 राज्यों के रूप में था। ये आर्यव्रत है तो इसे नॉर्थ किंगडम के रूप में है। आप देखेंगे ये पड़ोसी के संदर्भ में है, ठीक है। इस संदर्भ में अलग अलग समुद्रगुप्त की नीतियां थीं तीनों के बारे में, और ये बाहरी राज्य थे, याद रखिएगा, इनको बाहरी राज्य के रूप में दर्जा दिया गया था, अलग अलग नीतियां उन्होंने अपनाई थी। पुलकेशन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे, और उनके बारे में हमें दरबारी कवि रवकीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। तो आप देखेंगे रवकीर्ति जो उनके रचित प्रशस्ति, मतलब रवकीर्ति जो उनके दरबारी कवि थे पुलकेशन द्वितीय के, क्वेश्चन पीटी में पूछा जा चुका है, फिर से पूछा जाएगा। तो आप देखेंगे
उनके पूर्वजों, खास तौर पर क्या है पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशन द्वितीय को अपने चाचा से ये राज्य मिला हुआ था। ये आपकी कहानी के संदर्भ में जुड़ा हुआ है। हम देखेंगे रव कीर्ति के अनुसार ये दरबारी कवि थे पुलकेशन द्वितीय के। फिर से आपको बता रहे हैं उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए हुए थे। इन्होंने कहा है कि इन्होंने पुलकेशन द्वितीय ने तो पूरब और पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अभियान चलाए हुए हैं। ये क्वेश्चन पीटी में आपसे पूछा जा सकता है स्टेटमेंट के रूप में। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से भी रोका। नर्मदा नदी पे तट पे दक्कन की ओर बढ़ रहे थे। हर्ष का अर्थ है आनंद, और कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा, क्योंकि उसके बाद क्या है कि जब उनका अभियान रुका है तो उसके बाद पुलकेशन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर आक्रमण किया, और जिससे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। तो पुलकेशन द्वितीय पल्लव राजा के ऊपर आक्रमण करते हैं। तो कहानी के रूप में आप देखेंगे कांचीपुरम कहाँ पे है, आप मैप में देख सकते हैं। कांचीपुरम में कौन से मंदिर है, कौन सा आर्किटेक्चर है उन मंदिरों में, और देख सकते हैं सीधे सीधे आप देखेंगे। पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी, ठीक है। कोई भी विजय आप देखेंगे लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट फिर चोल वंशों ने क्या हुआ, इन्हें समाप्त कर दिया। तो जब क्या हुआ, चालुक्य और पल्लव क्या थे, आपस में लड़ते रहे तो आपस में दुर्बल होते गए। तो और पड़ोसी जो राज्य हुआ करते थे उन्होंने क्या किया, जैसे राष्ट्रकूट थे, चोल थे, इन्होंने क्या किया, इन दोनों ही राज्यों को समाप्त कर दिया कहीं ना कहीं धीरे चल के। अब बात है वे शासक कौन थे जो तटों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे और क्यों करना चाहते थे, आप इस चीज़ को सोच सकते थे। पुलकेशन द्वितीय हमने आपको बताया कि पूर्व और पश्चिम दोनों तटों पर आक्रमण करके जीते हैं। इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था, क्वेश्चन है आपसे। पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए घूमकर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। तो आपको पहला क्वेश्चन है कि यह तटीय राज्यों के पास भी क्या था, ट्रेड के साथ जो करते थे। आप देखेंगे घूमकर प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे, ठीक। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कभी तो इसे याद रखेंगे आप कि प्रशासन की जो इकाई होती थी वो गांव होते थे। जो तटीय राज्य दक्षिण भारत में, क्वेश्चन आपसे कभी स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। लेकिन धीरे धीरे नए बदलाव आए। आप देखेंगे क्या बदलाव आए, राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं जैसे कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक बन गए, ठीक है, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे। जैसा कि कवि हर्षेण अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे। आप देखेंगे कवि हर्षेण थे जो अपने पिता की जगह लेते हैं, कहीं ना कहीं आनुवंशिक पद मिला हुआ है। तो और महादंडनायक अर्थात न्याय अधिकारी के रूप में ये जाने गए, क्योंकि ये क्या है, कई सारी इन्होंने जानकारियाँ लिखी हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे स्टेटमेंट में तोड़ के पूछा जा सकता है। फिर दूसरी बात है कि कभी कभी आप देखेंगे एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। जैसे कि हरिसेन एक महादंडनायक होने के साथ साथ कुमार मात अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री, एक संधि विग्राहक अर्थात युद्ध और शांति के विषय में मंत्री बना था। तो आप इसे देख सकते हैं कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। आप देखेंगे जैसे हरिश्चंद्र का एग्जाम्पल दिया गया है कि एक महादंडनायक के साथ साथ कुमार मात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री, एक संधि विग्राहक अर्थात एक युद्ध और शांति विषयों के भी ये मंत्री थे। कौन, हरिसेन, जबकि ये दरबारी कवि थे। आप ये देख सकते हैं किनके तो इनके संदर्भ में तो हम बात कर रहे हैं हरिसेन के संदर्भ में। तो इन्हें हरिसेन को जानेंगे कहाँ, हर्षवर्धन के संदर्भ में। तो आप देखेंगे कई सारे पदों को कार्य कर रहे थे हरिसेन। तो अपने पिता के आनुवंशिक पद ऐसे कई सारे कार्य थे। फिर बात कर रहे हैं संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन में महत्वपूर्ण प्रमुख व्यक्तियों का बोलबाला था। तो आप देखेंगे जैसे नगर श्रेष्ठी अर्थात मुख्य बैंकर, शहर का व्यापारी, सार्थवा यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर,
तो ये क्या है, ये आप देखेंगे स्थानीय प्रशासन की कुछ कोटियाँ हैं। आप क्वेश्चन बन चुका है इनसे, आप याद रखना। स्थानीय प्रशासन के नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर के रूप में, शहर का व्यापारी, ठीक है, मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी जाना जाता था नगर श्रेष्ठी के रूप में। सार्थवा अथवा व्यापारियों के काफिले का नेता, आप ये देखेंगे। प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार, तो ये क्वेश्चन अलग अलग रूप में पूछा जाएगा कि प्रथम कुलिक मतलब कुलिक कौन होते थे, तो शिल्पकार के रूप में होते। सार्थवा कौन होते थे, व्यापारियों काफिले का नेता होता था। नगर श्रेष्ठी क्या किसे कहते थे, तो इसमें मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी होता था। और आप देखेंगे तथा कायस्थों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग, तो कायस्थों को क्या किया है, लिपिक प्रधान के रूप में इन्हें जाना गया है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, तो बताइएगा। सभी क्वेश्चन पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, ठीक है, इन्हें आप देख सकते हैं सभी। हम बात कर रहे हैं इस तरह की नीतियाँ कुछ हद तक प्रभावशाली होती थीं, पर इस समय के साथ साथ इन्होंने कुछ व्यक्ति इतने शक्तिशाली होते जाते थे कि वह स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। तो आप ये भी देखेंगे कि जैसे जैसे क्या थे, जैसे कोई राजा केंद्र है तो राजा का कोई मंत्री है, जैसे ही लगता था कि राजा प्रभावशाली नहीं है, दुर्बल है, उसकी नीतियाँ गलत हैं, तो क्या करते थे, जनता के बीच अपनी जो है प्रचार करके या जनता के सहयोग से या तो राजा बदल देते थे या फिर जनता स्वयं उनको बदल देती, या मंत्री उन्हें स्वयं ही क्या करता, सत्ता से हटा देता था। तो आप देखेंगे कुछ व्यक्ति इतने शक्तिशाली होते थे वो स्वयं के राज्य स्थापित कर लेते थे। तो वैसे बहुत सारे राज्य अक्सर कर आप देखेंगे कि साम्राज्य से नए राज्यों का निर्माण हुए, या नए राज्यों अक्सर कर एक वंशावली से कहीं ना कहीं कोई ऐसी घटना घटी कि इन्होंने अपने आप को इस राज्य से अलग कर लिया और इन नए राज्य का निर्माण किया और अपने आप को वहाँ का राजा घोषित किया। तो ऐसे ही नए राजाओं के किंगडम विकसित हुए हैं। आप देखोगे कि सोच समझ कर आप देखें अगर, तो देखें अफसरों का पद आनुवंशिक कर देने में क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते थे, ऐसा इन्होंने राजाओं ने क्यों किया होगा उस समय। तो एक नए प्रकार की सेना की बात देख सकते हैं इस संदर्भ में। तो नए प्रकार की सेना में आप देखेंगे कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह क्या थे, सुसंगठित सेना रखते थे। तो आप देखेंगे जिसमें क्या थे, हाथी थे, रथ थे, घुड़सवार थे, पैदल सिपाही होते थे। आप देखेंगे साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे। अब आवश्यकता पड़ने पर राजा को क्या करना पड़ता था, सैनिक जी लोग क्या करते थे, ऐसे तो अपने काम भी किया करते थे, खेत भी थे इनके, अपनी घर परिवार भी थे, लेकिन जब किसी राजा को सहायता पड़ती थी तो इनको सहायता दिया करते थे। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। आप इन्हें देख सकते हैं कि इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, आप इन्हें भी देख सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे बदले में इनको क्या मिलता था, भूमि दान दे दिया जाता था। किसी भी सेना नायक को कि भूमि दे दी गई, आप यहाँ इस भूमि का क्या करिए, टैक्स वसूलिए, यहाँ खेती करवा सकते हैं। तो वो लोग क्या करते, जो भूमि मिलती थी वो लोगों को, काश्तकारों को दे देते, उनसे वो लगान वसूल लेते थे उसका, या उस एरिया का, जिससे कहते थे आप इस एरिया का क्या करेंगे, लगान जो भी मिलेगा वो अपने पास रख लीजिए। तो दी गई भूमि पर ये लोग कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही आप देखेंगे इससे युद्ध के लिए हथियार भी जुटाते थे वो, ये भी सही था। आप देखेंगे इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाए थे। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं ये सामंत व्यवस्था के रूप में बोला गया है कि ये भी ये सामंत व्यवस्था का अंग है, कभी पूछा जाए। जैसे हम बात करें कि क्या, कि जहाँ कहीं भी शासक दुर्बल होते थे ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। हमने आपको बताया कि राजा क्या होते थे, तो आप देखेंगे कि जो सामंत होते थे उनके सेना नायक होते थे। जब भी शासक दुर्बल होते थे तो नए राज्यों का निर्माण अक्सर कर या नए राजा या नए वंश की वंशावली स्टार्ट हो जाती थी। आप इससे भी समझ सकते हैं। और इस तरीके से हम इस चैप्टर को नहीं, इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। आई होप मेरा बताया हुआ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इंदिरा सिविल सर्विसेज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने व्यूज़ कमेंट दें। और कुछ अगर आपको अपना कोई राय, अपना कोई मशवरा, कुछ और चीज़ें देना हो तो दे सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।